लगेगा। तो वो बीच में थोड़ा भी डुबलर हो गया था, फिर अब मैं पीछे बैठा। चलो सेकंड चैप्टर निकालो ना ट्रेड टू ट्रेडिंग से ये तो शिफ्ट हो गया। पता है बड़े के साथ रोने लग गया और रोने लग गया लास्ट चैलेंज लगा हम दोनों तो दोनों में किनारे से कैसे दिखती है सर कुछ अंग्रेज हाथी के साथ टीपू सुल्तान के बेटे को पकड़ के ले मेरा इसमें सितंबर तक है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने तो 6 अरे इसका नहीं होता मेरा भी जाता है लास्ट पे मई के फर्स्ट से मई सर अगर मिली नहीं तो हमसे ले लो, हमारे पास तो गौरव गौरव ओए सुन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर है ना और अक्टूबर 6 महीने अक्टूबर तक मेरा मतलब है कि फीस सर वो 5 मार्क्स वाले तेरी वजह से सर नहीं दे वो सर आपने सिविक्स निकाल रखी। ओके फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। शुरू में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि ये इंग्लिश पर्सन्स दे केम हियर फॉर ट्रेडिंग, और ये जहांगीर के दरबार में आए थे। और सबसे पहले उन्होंने उनसे क्या कहा था जहांगीर से कि हमको सिर्फ यहाँ की जो एक्साइज ड्यूटी है यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी वो माफ़ कर दो, हमारे आइटम्स यहाँ वो करने लग जाएं। तो ऐसा जहांगीर ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी को, सर थॉमस रो ने उनकी बेटी को ठीक कर दिया था, उनकी एक टीम थी तो फिर माफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद वैसे तो ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां यहाँ आना चाहती थी क्योंकि इंडिया उस समय हेवन था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी अनुमति दी कि तुम जाकर व्यापार करो। उसके लिए उसने बक्से भर का सोना एलिजाबेथ के सामने रखा, बोला सिर्फ हमें व्यापार करना। कोहिनूर का भी हीरो था सर। वो तो नहीं, वो बाद में जीता, लूट के गए। वो बात की बात है। लेकिन पहले भी बीसीओ कंपनी थी कि उनके बीच भी कंपटीशन ना हो, तो उसने क्या किया कि द सोल अथॉरिटी गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। आज वो काफ़ी और चाय बेचती है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उस समय उसने बहुत पैसा दिया कि उसी को ये काम दिया जाए। अब इस चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। पहले वो ट्रेडिंग कर रहे थे, अब फिर उन्होंने उसके बाद फोर्ट्रेस बनाने शुरू कर दिए। फोर्ट्रेस का मतलब छोटे छोटे किले बनाए, फोर्ट्रेस समुद्र के किनारे, कि हम इसमें अपना माल रखेंगे। लेकिन उस माल की बजाय वो समुद्री रास्ते से उसमें हथियार ला रहे थे और अंदर सैनिक खड़े कर दिए। और साथ ही साथ वहाँ आसपास के लोगों से कहा कि क्या तुमको भी एक्साइज ड्यूटी माफ़ करानी है तो तुम हमारे जरिए माल भेजो, हम बता देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से निकल जाएगा माल और तुम्हारा माफ़ हो जाएगा। तो जो इंडियन व्यापारी थे उनका भी इस तरीके से जो जहांगीर के दरबार में जितना ड्यूटी आना था, जो टैक्स आना था, वो ज़ीरो हो गया क्योंकि उन्होंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ किया था। लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे व्यापारियों को अपने गुट में मिला लिया, बोला तुम्हें किसी को नहीं देना, हमें माफ़ तो तुम्हें माफ़। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है क्या दिखा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि बहादुर शाह जफर एंड हिज सन वाज अरेस्टेड। धीरे धीरे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भारत में कि बंगाल से दे हैव एंटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस रास्ते से इन्होंने एंट्री की। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सब एक ही था, अभी बांग्लादेश बन गया, लेकिन पहले थोड़ी ना था बांग्लादेश। तो दे हैव एंटर्ड फ्रॉम हियर, और उन्होंने क्या किया, वहाँ का राजा था सिराजुद्दौला। कौन था? तो उसका एक गद्दार सेनापति था मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो बंगाल में इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के साथ लड़ाई की तो इधर से इंग्लिश सेना लड़ने आई और उधर से सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ, और आगे मीर जाफर खड़ा था। उसने कहा मीर जाफर कुचल डालो इनको। मीर जाफर मुड़ा और उसने अपनी सेना को बोला कोई नहीं कुचलेगा। और इस तरीके से
जो सिराजुद्दौला था उसको कैद कर लिया गया। समझ में आई कि नहीं? अब उसने अपनी ही सेना को वो अटैक करने से मना कर दिया और फिर इसका ये रिजल्ट हुआ कि उन्होंने मीर जाफर को राजा बना दिया। क्या बना दिया? राजा बना दिया। उससे भी नहीं और मीर जाफर को राजा बना दिया और उसके दरबार में, दैट इज फोर्ट्रियस, उसमें 10 अंग्रेज दोनों तरफ खड़े रहते थे और कहते थे मीर जाफर से इधर हिलो तो वो इधर हिलता था, कहते थे उधर हिलो। उसने फिर थोड़े दिन में मीर जाफर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आई, बोला कि हम राजा हैं और तुम हमसे ऐसा कह रहे हो इंग्लिश लोगों से, हम ही ने तुमको जिताया है। अगले ही दिन उन्होंने मीर जाफर का सर काट दिया और इस तरीके से 2 महीने का वो राजा बना। इधर वो बैठा तो उसे बैटल ऑफ समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर दिखाया गया धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना क्या बनाया, यहाँ के ही लोगों से यहीं को लड़वाया। उनके थोड़े ही सैनिक थे और फिर यहाँ पर बंगाल में उन्होंने अपना एक रेजिडेंसी बना दी। सब जगह पहले उसको प्रोविंस कहते थे, तो अवध प्रोविंस, अवध का राज्य था, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस और इस तरीके से बॉम्बे प्रोविंस और एक गुजरात या सूरत प्रोविंस। इस तरीके से 7 प्रोविंस को चलाते थे धीरे धीरे करके। और इन सभी में गवर्नर जनरल थे। कौन थे बोलो? बहुत सारे अलग अलग थे और इन सब मतलब इन सब में अलग अलग के गवर्नर थे और इन सभी गवर्नर के ऊपर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी जगहों पे कौन होते थे बोलो? गवर्नर्स। लेकिन धीरे धीरे जब पूरे भारत में इनका कब्जा हो गया, फिर उन्होंने बहादुर शाह को उनकी गद्दी से उतारा और बोला जाओ तुमको यहाँ पर रंगून भेजते हैं। आज उसको म्यांमार कहते हैं। म्यांमार की राजधानी कौन है? रंगून। तो उसको काला पानी यहाँ पर दिल्ली में लाल किले में रहता था और वो मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा था। उसको उसके बेटों के साथ कहाँ भेज दिया गया बोलो? रंगून। यही म्यांमार है। वो तुमने गीत भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से तुम्हारी याद सताती। अभी इसमें दिखाएंगे, बहुत अच्छा गाना है। तो रंगून की बात है, रंगून भेज दिया गया। और पहला चित्र इसमें क्या दिखा रहा है बताओ? सर जो बहादुर शाह सफर था उसको अरेस्ट कर दिया कैप्टन हैंसन लो, कैप्टन हैंसन ने अरेस्ट किया और 4 साल बाद उसी रंगून की जेल में उसकी मृत्यु हो गई। अब मारा गया कि नहीं, फिर उसके बाद उसकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन है बुक का, पहला क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ आ गया? तो उन्होंने रंगून में भेज दिया। तो आगे देखो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है। इसमें अभी क्या बताया गया बताओ? तो इसमें ट्रेड रूट बताया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अफ्रीका से होते हुए इंडिया कैसे पहुंची। और सबसे पहले इसने परमिशन लिया था इंडिया से ट्रेड वो करने के लिए। मतलब सब ब्रिटेन से होकर अफ्रीका के रास्ते आया। देख लो ये ट्रेड रूट देखो। जब ये चीज यहाँ से आती थी तो अफ्रीका के नीचे से आते थे, उनको आने में 6 महीने लगते थे। और इसके बाद जब सुएज कैनाल बन गई तो 3 हफ्ते में आ जाया करते थे। ये दोनों ही बातें बताई गई। शुरू में जब किया गया तो क्या नीचे से आ रहे थे? बाद में उसी समय में सुएज कैनाल बन गई थी तो 3 वीक्स में ही आने लग गया। कौन सी कैनाल? सुएज नहर। बीच में अफ्रीका के बीच से वो यूरोप से कनेक्ट कर देती थी। मेडिटेरियन सी से जो मेडिटेरियन सी से यहाँ से ये चीज यहाँ काट दी तो फिर ये सीधे आने लगा। बट सर उन्होंने पूरा कॉन्टिनेंट को ही। अब जरा देखो यहाँ पर अगली लाइन क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। कितना टिटिलेटिंग हेडिंग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई बोलो? यूरोप से। और वो हमारे भी ईस्ट में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यह हो सकता है चूंकि वो ईस्ट में आई इसलिए उसने अपना नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया। Because I came India in eastern part, that's why our name is East India. सर ऐसा हो सकता है ना? उधर ही आएंगे सर ऐसे तभी रख दिया क्योंकि वो ईस्ट से एंटर किए तो इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखिए मर्केंटाइल का क्या मतलब होता है? मर्केंटाइल का मतलब होता है कपड़ा। What does it mean by mercantile? कपड़ा। और ज्यादातर लोग जो पहले थे वो कपड़े का ही व्यापार करते थे इसलिए उन्हें मर्चेंट कहा गया। प्रॉफिट भी होता है। देखो मर्चेंट नाम कपड़े के व्यापारी का ही, लेकिन आजकल किसी को भी हम मर्चेंट कहने लगे। और अर्लियर मर्केंटाइल किसको कहा जाता था? कपड़ा को। कपड़ा तो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है देखो मर्केंटाइल। सर लेकिन अब तो उनको वीवर्स कहा जाता है।
वीवर्स तो जो बनाते हैं, व्यापार और ट्रेडिंग अलग होती है। वीवर्स तो जो प्रोडक्शन करते हैं। अब जरा देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, ये वही कहानी है कि बंगाल में तुम यहाँ चित्र में क्या देख रहे हो? सर यहाँ पर लोकल लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास। यहाँ फोर्ट्रेस देख रहे हो, यहाँ पर ये दिखाया गया लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाई। लोकल बोट्स सामान ला रही हैं इधर उधर से या कहीं कहीं से। और एक किला भी बना हुआ है, जो किला बना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही किला है। इतना बड़ा बना वो फोर्ट्रेस मतलब एक राजा के जो किले से सिर्फ थोड़ा ही छोटा रहता था, इसीलिए मैं उसे फोर्ट नहीं कह रहा हूँ। और अंग्रेज लोग उसे फोर्ट्रेस कहते थे। क्या कहते थे? जैसे कि राजा का किला होता है तो इसे ये फोर्ट्रेस कहते थे, किली, किला, किली, छोटा रहता था। अगले पेज में देखो, यहाँ क्या दिखाया गया है? दैट इज द रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, इट वाज द फर्स्ट, क्या लिखा है बताइए? ये मद्रास का गवर्नर था। सबसे पहले इसे कहाँ बनाया गया? ध्यान दो, मद्रास। ये मद्रास का था। तो मद्रास में धीरे धीरे इसने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। और जब इन लोगों ने कहा, एक ऐसा समय आया था कि इन लोगों ने हेल्प मांगी सारे गवर्नर्स ने, तो इसने अपनी बहुत सारी सेना भेज की इनकी हेल्प, 50,000 है ना। तो इस ये क्लाइव बहुत शक्तिशाली था, मद्रास में इसने अपना होल्ड कर रखा था, तो इसलिए उसको गवर्नर जनरल भी बनाया गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दैट इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये जो व्यापार था ये युद्ध में कैसे बदल गया? बिकॉज दे वांट टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर टेरिटरी फॉर ट्रेड। शुरू में चाहते थे भारत में सभी जगह ट्रेड करें, और फिर इन्होंने क्या किया? ट्रेड के नाम पे लूटना शुरू कर दिया कि यहाँ के लोगों को क्या करना, जबरदस्ती माल बेचा, लोगों से ले लिया। इवन दे हैव कैप्चर्ड द लैंड ऑफ पुअर फार्मर्स। तो इससे ट्रेड टू बैटल उन्होंने क्या किया? द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ पैरामाउंट्सी लगा दिया कि तुम हमारे अधीन काम करोगे। अवध के नवाब से कहा कि तुम राजा रहोगे और हम जो कहेंगे उतनी तुम सेना रखोगे, खिलाओगे पिलाओगे, वेतन हम देंगे, और हमारे 10-10 आदमी दोनों तरफ बैठे रहेंगे, वो जिधर गर्दन करे उधर ही हिलाना। तो उसको कहते हैं दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट्सी। और तुम्हारी लॉयल्टी भारत के लोगों के प्रति नहीं होगी, ब्रिटेन की राजनी एलिजाबेथ के लिए होगी। तो यू विल ओनली बी फेथफुल नॉट फॉर इंडिया बट यू विल बी फेथफुल। इसको क्या कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट्सी या लॉ ऑफ पैरामाउंट्सी। इसी पर इन्होंने सब कुछ किया। फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि द अर्लियर सेंचुरी कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफर ही नहीं, इसके बाद शुजाउद्दौला आया और भी कई लोग आए, लेकिन पहले सिराजुद्दौला आया, फिर मीर जाफर बैठा, फिर शुजाउद्दौला बैठा, अलग अलग बैठते रहे। मीर कासिम भी आया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया, ठीक है। तो अब इन सब के आने के बाद क्या हुआ कि दे हैव नाउ, उन्होंने सोचा कि हमारी तो बहुत शक्तिशाली सेना थी, जरा सी टुकड़ी लेके आई थी, हमको धोखा दे रही है अंग्रेज सेना। तो ये लोग धीरे धीरे इनके बीच में और कंपनी के बीच में द कन्फ्लिक्ट वाज इंटेंसिफाइड, इनके बीच में झगड़ा बढ़ता चला गया। और ऐसी स्थिति में पीछे चित्र तुमने देखा था कि दैट इज क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव यहीं पे बना हुआ है। इसने अपनी सेना भेजी, जैसा कि दिव्यांश ने बताया कि 50,000 सेना भेजी, और फिर इसको क्या किया गया? 30,000 30,000 सेना भेजी और कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस कर दिया गया। The company on its part declared that the unjust demand of local official was ruining the trade of company and trade could flourish only. तो उन्होंने फिर क्या किया? अपने जो भी सामान आ रहे थे उनकी ड्यूटीज को रिमूव करवा दिया। आगे देखो, द बैटल ऑफ प्लासी से तुम क्या समझते हो? ये किसके किसके बीच हुआ? सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज। यही जो हमने युद्ध बताया था ना, जिसमें उसने कहा था तुम मत लड़ो। तो इट इज सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था। तो कंपनी का उसने क्या किया? कंपनी और उसके बीच युद्ध हुआ। कंपनी ने कहा कि भाई हमको ट्रेड में ड्यूटी फ्री कर दो, हमको टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसने तो मानने से इनकार कर दिया, उसी से तो पैसा आता था। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में वो हार गया। ये देखो, फ्रेंच जो कंपनी थी उनके साथ इनका वो था ना, मिले हुए थे। फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज सब अलग अलग है। फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज कुछ यहाँ पर आए थे। डच आए थे गोवा में, डच नीदरलैंड के हैं, फ्रेंच फ्रांस के हैं, पोर्तुगीज पुर्तगाल के हैं। दे हैव मेड देयर, कहीं कहीं यहाँ बनाई थी अपनी।
लेकिन हाउ एवर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैव सप्रेस्ड ऑल। जब वो लोग वहां से आते थे, यहाँ ऊपर नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड के डच हैं, और फिर इसके अलावा फ्रेंच, फ्रांस है, फ्रांस हमने कभी अगर बताया हो आपको, फ्रेंच तो भी फ्रांस है, और इस तरह से नीचे पुर्तगाल है छोटा सा। पुर्तगाल। ये और ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप की, इंग्लैंड की, जब चारों आते थे समुद्र में लड़ाई होती थी, वो उनका जहाज डुबा देते थे, वो उनका जहाज, कि हमें भारत पहले पहुंचे। सर मीर जहाँ की वजह से हारे थे हाँ? क्या? सिराज को मीर जाफर किसकी वजह से हारे थे बोलो? मीर उनका जाफर। सेनापति कौन था? मीर जाफर। जाफर। उसने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया, गद्दारी गद्दारी कर दिया, नहीं तो इतनी शान नहीं बख्श पाते, ठीक है। और इसके बाद देखिए, आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब यहाँ पर देखिए कि व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम नवाब। अब यहाँ बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बैटल ऑफ प्लासी इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है। So you need a question. अली वर्दी खान मर गया, डाइड 1756 में। died in 1756, ठीक है। सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बन गया, और वो ये चाहती थी कंपनी सिराजुद्दौला से, क्या चाहती थी? became नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल बहुत ज्यादा फैला हुआ था। क्या तुमको ये बात मालूम है कि अली वर्दी खान शेयस ये कंपनी का पपेट था, लेकिन इसके मर जाने के बाद जो सिराजुद्दौला बोला हम पपेट नहीं रहेंगे, आई विल टेक ड्यूटी फ्रॉम कंपनी। तो क्या कंपनी इसे बर्दाश्त करती? नो सर। इसने छोड़ रखा था ड्यूटी, टैक्स छोड़ रखा था, इसने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास तो सेना, तो नहीं छोड़ा इसने। सो ही हैज स्टार्टेड टेकिंग टैक्स फ्रॉम कंपनी, उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बताइए? नाउ हु वाज विलिंगली गिव कंसेशन, सो इट ट्राइड। अब यहाँ पर क्या होगा? आस्क्ड कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर। तो यहाँ पर कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड केप्ट ए पपेट रूलर। वो उसने अपना पपेट रूलर रख दिया था, who would willingly give trade concession, so he tried। लेकिन जब ये बात हुई, इन दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ। नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स। नवाब क्या हुआ बताइए? सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। इंग्लिश फैक्ट्री उन्होंने वहीं पर, यहाँ पर नदी किनारे, यहाँ सी पर एक फोर्ट्रेस बना रखी थी, इसका नाम था क्या? कासिम बाजार पोस्ट कह सकते हैं। कासिम बाजार में नवाब आया 30,000 सैनिकों को लेकर कि इसको तोड़ देंगे और सबको मार डालेंगे, ठीक है। सो नवाब ने क्या किया बताइए? तो नवाब ये स्टॉप्ड ऑल द कंजेशन, टर्मिनेटेड, सब खत्म कर दिया, ठीक है। स्टॉप्ड ऑल कंसेशन, कंसेशन मतलब छूट, कंसेशन सब बंद कर दी टू कंपनी। जहाँ पर वो ले लेकर आते थे, हाँ, मतलब उनको कुछ अब टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा होता था। सो एंड मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल। लो, कंपनी के ऑफिशियल को भी कैप्चर कर लिया। मार्च्ड विद 30,000 ऑफिशियल्स टू कासिम बाजार एंड कैप्चर्ड, बंदी बना लिया कंपनी ऑफिशियल। अब देखिए नाउ, इसके बाद क्या हुआ कि लॉक द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप। सारे लोगों से, अंग्रेजों से हथियार छीन लिए और उसमें ताला मार दिया कि वेयर हाउस से कोई काम नहीं होगा। ऑन हियरिंग, जब ये बात सुनी क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव जो कहाँ बैठा हुआ था? मद्रास में। उसने कहा अब हम इसकी हालत खराब करेंगे। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव ने सुना कि उसने कलकत्ता वाले ने या काशी बाजार में ऐसा कर दिया, वहाँ के ये खुद गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? गवर्नर। 7 गवर्नर थे उस समय इंडिया में कंपनी के, और सभी गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। आज भी गवर्नर की पोस्ट होती है, उसे राज्यपाल कहते हैं। जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर होता है उन्हीं के द्वारा तो बनाई गई पोस्ट है। अब जरा देखिए, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव led the company against Sirajud-Dowla at Plassey. One of the main reason of defeat was that now Robert Clive sent his army, उसने अपनी आर्मी भेजी to fight। तो ये किसकी चालाकी मानी जाएगी? रॉबर्ट क्लाइव की मानी जाएगी कि उसने मीर जाफर से संधि कर ली थी चुपके से। देयर वाज ए सीक्रेट पैक्ट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर कि तुम लड़ना नहीं, जाफर के साथ जो गया था वो कि तुम लड़ना नहीं, फिर हम तुम्हें राजा बना देंगे, टू फाइट विद सिराजुद्दौला। लेकिन उस पैक्ट में ये बात नहीं थी कि फिर हम तुम्हारा गला भी काटेंगे, उतनी ही थी कि राजा बनाएंगे। वो एक्स्ट्रा किया उसके साथ। तो prolonged negotiation finally in 1757 प्लासी के मैदान में एक फेमस युद्ध हुआ जिसे एंटी कहा जाता है। ठीक है, देख लो, पानीपत का युद्ध मुगलों को लाने के लिए था, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए, तुम्हें याद होना चाहिए। पीपी पानीपत का युद्ध क्या हुआ? दैट इज बाबर और सिकंदर लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और जबकि ये प्लासी अंग्रेजों को लाने के लिए हुआ। बात समझ आ रही? वो 1526 में हुआ और ये 1757 के 100 साल बाद जब इन्होंने पूरा भारत जीत लिया, तब लोगों में स्वामी भक्ति उभरी कि नहीं, हमें हमारा राजा बहादुर शाह जफर चाहिए, हम उसके अंडर में रहेंगे, इनके अंडर में नहीं रहेंगे। और तब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। समझ में आई बात? मंगल पांडे। चलो, दैट इज 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी was fought। अगर कोई दो युद्ध तुमसे पूछे जाएं कि भारत के दो प्रमुख युद्ध कौन सा है, तो एक पानीपत का बैटल और ऑफ एक बैटल ऑफ प्लासी। पानीपत का युद्ध ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पानीपत है, बहुत बड़ी जगह। सर पानीपत का लड़ाई तो 3-4 बार हुआ। 3-4 बार तो ऐसे और भी कई युद्ध में मराठा के बीच हुआ और मुगलों के बीच हुआ, लेकिन सबसे मुख्य वही बाबर वाली। तो सर ठीक है, सर उसी की वजह से सर मुगल साथ कराए। अब जरा देखो, इसके बाद मीर जाफर, इसने क्या किया? मीर जाफर कौन था बताओ? सिराजुद्दौला का चीफ था। सेनापति। हाँ, that is Mir Jafar was the chief of Mir Jafar, that is chief of Sirajuddaulah। Has not ordered, उसने ऑर्डर ही नहीं दिया आर्मी टू फाइट अगेंस्ट इंग्लिश, उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिया टू फाइट, एंड सिराजुद्दौला डिफीटेड। अब देखिए, क्या आपके में सिराजुद्दौला दिखाया गया है? यस उसके साथ एक दरबार दिखाया जा रहा था, जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज लेडनहाल स्ट्रीट, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउस ऑफ लेडनहाल, लंदन में ये हो रहा है। और ऊपर देखो, अभी तुमको इसकी अच्छी फोटो दिखाएंगे, इसमें दिखेगा ये ऊपर ग्लास है, जैसे बहुत बड़े हॉल में एक शीशा लगा हो, शीशे से खूब सूर्य की रोशनी आ रही है, ऐसा हॉल है ये। एकदम ये ऊपर जो होगा ना हॉल, ये अभी भी वैसे का वैसा ही। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठक होती थी कि यहाँ के जो 7 गवर्नर हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं,
किसे नया गवर्नर बना के भेजा जाए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठक ये दिखाई जा लंदन में रही होता है। लंदन से ही तो चलती थी, लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहीं से वो लोग आते थे। नाम तो यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि ईस्ट में इन लोगों ने एंट्री मारी थी। अब देखो सर ओके हम्म? ऑफ 32 कासिम बाजार, ये लोग कहाँ पे गए बताइए? दैट इज कासिम, सर उधर स्पेलिंग गलत है। कासिम में दो ऐसा कासिम, कासिम बाजार के। अब आगे सर देखो उधर स्पेलिंग गलत है। कौन सी? अब्दुल्ला की, किसकी? सिराज अब्दुल्ला की। सुराजुद्दौला करो, डबल टी ए यू आएगा, AULH, सिराजुद्दौला। H भी आएगा सर, साइलेंट है। सर सिराज लिख दो तो अब जरा देखो अगले पेज में, आफ्टर द डिफीट ऑफ पलासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, उसे मार डाला गया। और फिर किसके द्वारा? किसके द्वारा? इन्हीं लोगों ने, अंग्रेजों ने मार डाला हुआ, मार डाला गया। फिर उसके बाद मीर जाफर कौन बन गया? नवाब। लेकिन मीर जाफर को ये अच्छा नहीं लगता था कि उसके ऊपर कंपनी रोक टोक करती थी। ये कोई राजा को अच्छा लगेगा? वो तो सोचा था हमें बिल्कुल राजा बनाया जाएगा जैसे सिराजुद्दौला है, और उसके यहाँ तो पूरे दरबार में कंपनी वाले भर गए, तो उसे क्या अच्छा लगेगा ऐसे में? ठीक है। Soon the company discovered that this was rather difficult to pull with मीर जाफर, तो इसलिए उन्होंने मीर कासिम को क्या किया? Complained he is in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal। तो तुम इतना समझ लो, कंपनी removed मीर जाफर and made मीर कासिम नेक्स्ट नवाब। अभी बात समझ आई कि नहीं? फिर मीर कासिम ने फिर वापस मीर देखो जाफर। हाँ वो भी है। तो मीर जाफर वाज मेड नवाब, बाद में क्या ऑफिस में जाकर को फिर बना दिया, ठीक है, मेड नवाब। सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी एंड नाउ मीर कासिम वाज मेड नवाब। ओके, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी and Mir Qasim was made नवाब। तो उसको नवाब बना दिया गया। फिर क्या हुआ? मीर जाफर, इसके बाद he in turn defeated in a battle when Mir Qasim complained, when Mir Jafar protested, the company deposed him and installed. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle, driven out, and Mir Jafar was reinstalled. Mir Qasim revolted, now Mir Jafar again made Nawab. इसने विद्रोह किया तो उसको बनाया, उसने विद्रोह किया तो फिर इसको बना दिया। ये दोनों का सर ही काट दिया। मीर कासिम, तो मीर कासिम भी रिवोल्ट करेगा, रिवोल्टेड। कंपनी ने खुद राज्य क्यों नहीं किया बताओ? सर उनको राज नहीं करना था, उनको बस पैसा चाहिए था। हाँ वो चाहते थे, उनको बहुत पैसा लोगों से कोई ले लेके देता है, इसीलिए उन्होंने कलेक्टर सर, की वो पोस्ट लोग बना आए दी, थे जो trading डीएम होता है करने ना। के सर रेवेन्यू कलेक्टर, सर ट्रेड करने के लिए आए थे और वो कर रहे थे। टेरिटोरियल जिनको फिर उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि पपेट रूलर चल ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने में से ही रूलर बना अपने दिया। में ही रूलर बनाना शुरू कर दिया। तो ये चीज हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी की वजह से नाउ दे हैव द हॉट स्पॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू बंगाल। इतना पैसा आने लगा बंगाल से कि अब कंपनी क्या करने लगी, अपनी सेना खड़ी करने लगी। इतना ज्यादा, सिर्फ बंगाल में इतना कुछ हो गया। और फिर इन्होंने क्या किया, बोले अब तो हमें किसी रेवेन्यू को देना ही नहीं, अब तो हजारों की सेना रखो कि 50,000 40,000, जहाँ उनकी 2,000 3,000 की होती थी। तो उन्होंने पूरा बंगाल को अपने अंडर में ले लिया। बोला अब हम किसी को नहीं देंगे, ना वी विल डू। तो कुछ तो इंडियन में थे ना उसमें। इंडियन टोटल आर्मी वाज इंडियन, सर तो जो सैलरी जो उनकी आर्मी थी ना। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि वो जो इंडियन आर्मी थी उसको कम वेतन देते थे, घटिया खाना देते थे, और जो उनके ब्रिटिश हेड थे उसी आर्मी के, उनको ज़्यादा अच्छा था। एक्सपेंस तो सब वही पोस्ट होती थी, लेकिन इंडियन आर्मी को रखते थे और इंडियन आर्मी से इंडियंस को मरवा देते। डिवाइड। तो अब देखिए, कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स, यानी यहाँ नवाब होता था। और वो लोग क्या करते थे, जो यहाँ भेजे जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तुमको वो दिखाई थी ऑफिशियल मीटिंग। यस सर। यहाँ इतना पैसा, वो भ्रष्टाचारी थे, देवर करप्ट।
इतना पैसा गाड़ियों में भर भर के बेचते थे अपने घर में, और जाके ब्रिटेन और लंदन में इतना आलीशान मकान बनाते थे। तो वहाँ के लोग कहते थे, वो बोल तो पाते नहीं थे वहाँ के लोग नवाब, तो कहते थे ही वाज नवाब इन इंडिया। नवाब नाम लिखा ना, हेडिंग पढ़ो, दे बिकेम नवाब्स, ये पढ़ो नवाब। तो जो यहाँ कंपनी के लोग थे, जो यहाँ पर भेजे जाते थे पोस्टेड, तो वो लोग लंदन में क्या कहलाते थे? नवाब। नवाब्स कहलाते थे, और वो बहुत अमीर होते थे, दे वर वेरी रिच। समझ में आ गई बात? Yes, sir. यहाँ के नवाब अलग होते थे, जैसे अवध के नवाब और इन सब के, वो लोग अपना जूता भी खुद नहीं पहनते थे, उनको कोई जूता पहनाने आए, इवन वो लोग अपना पिछवाड़ा भी नहीं साफ करते, कोई करने वाला होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे लोग थे वो। उन अंग्रेजों की सेना मारने आ रही थी, वो अपने उसको बुला रहे थे, कोई मुझे जूता पहनाओ, भागे कैसे? वो वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। गोली लग गई तब मतलब उनको जूता भी कोई पहना नहीं, इसलिए वो भागे नहीं। ऐसे जान से प्यारा जूता। जान से प्यारा नहीं, उनको आदत ही नहीं थी कुछ करने की। तो नवाब लोग ऐसे हो गए थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं करते। तो और जो भी आप देखोगे अवध के नवाब आगे दिखाओगे, ऐसा मोटा ऐसा बैठा हुआ है। अभी देखना आगे चित्र बना। कौन है ये मोटा? कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। इतना तुम्हें समझ आ गया? जरा डॉलर की संख्या देखो, इतना डॉलर उस समय, सोच के ये तो जरा फीस है। डॉलर लगाए आगे, दैट इज ऐसा फ्रेंच, साइन होता था। फ्रेंच का यूरो। सर उस ये सर यूरो पॉइंट का कहते हैं ना सर। जो ये पाउंड है, तो इतना पाउंड है, बॉन्ड कहते थे। इतना सारा दैट इंडियन फॉर्चून वाज व्हाट। तो सब बॉन्ड है। तो जो भी पाउंड है, तो इतना पैसा उनके पास होता था। बात समझ आ गई? फिर क्या करेंसी पॉन्ड? अब यहाँ पर यूरोपियन इन्होंने कहा करेंसी पाउंड। यूरोपियन करेंसी में किया होगा, मैं इसको चेक कर लूंगा। सर पाउंड ही कहते हैं। देखो कंपनी रूल नाउ एक्सपेंड। आगे देखो, यस सर। इस तुम्हें नवाब का मतलब तो समझ आ गया। जो लोग यहाँ जाते थे, काफी पैसा लेके जाते थे, वो नवाब कहलाते। नवाब ही है मतलब। वो नवाब ही उनकी है, लैंग्वेज में वो नवाब कहलाते। कंपनी रूल धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ। अब क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर किस लिए लड़ा गया और इसका इंडियन हिस्ट्री में क्या महत्व है? इट वाज इन 1764 में किस लिए लड़ा गया? इतना तो पता है सर, बक्सर है बिहार में। चलो, तो आप यहाँ पर दिखाया गया द सर्टेन की एस्पेक्ट द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। कंपनी ने कभी खुद किसी पे अटैक नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना थी, लेकिन उसने अपने एक राजा को दूसरे से लड़वाया और पीछे से लड़वाया। फ्रंट में कभी उसने नहीं, तो अगर उसकी थोड़ी सेना थी वो सीधा लड़ती तो वो भी मारी जाती। तो कंपनी हैज नेवर अटैक। सब्सिडरी है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट्स। उसने क्या किया? इंडियन स्टेट्स में अपने रेजिडेंस छोड़ दिए, दरबारी राजा वहां बैठे गए, यहाँ सीट लगा के 5-5 लोग बैठे, उनको रेजिडेंट कहा गया। कि समझ में आ गई बात की नहीं? मेरे लेफ्ट साइड में थर्ड पैरा में भी है बक्सर का, बक्सर का क्या है? कि नवाब को 500,000 एवरी मंथ पे करने होते थे रुपीस। एंड मीर जफर डाइड इन 1765। देखो यहाँ पर लिखा गया है 5 लाख रुपए। जो मीर जाफर हो या मीर कासिम, उनको इतना पैसा कंपनी को देना पड़ता था। तो इसलिए अब इसके बाद इन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्सेशन का मतलब क्या है? राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। और मतलब वो तुमने पढ़ा है ना, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसी में कहा है कि वो मतलब राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया और उनका राजा डलहौजी बनकर वो मद्रास आया। तो वहाँ पर ये जो कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी, कि उन्होंने पूरी यही कहानी 8th की बुक उसमें छाप के रख दी है। ये कहानी अगर इसमें दिखाएंगे तो वही चीज़ है जो इसी बुक से, मान लो 8th ही पढ़ के वो लिख रहे हैं, दिखा देंगे। अब तो ये तुम्हें समझ में आया? तो इसमें देन द पीरियड ऑफ एनेक्सेशन। अब एक एक करके उसने हथियाना शुरू किया। छोटे अवध को किया, फिर उसने पंजाब को किया, फिर धीरे धीरे सतर, नागपुर, तंजौर, सबको महाराष्ट्र के एक राज्य को हड़प करने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि उसने एक नई नीति निकाली कि जिनके इनहेरिटेड, जिन्होंने दत्तक पुत्र ले रखे होंगे, देन देयर राज्य विल बी, किंगडम विल बी एनेक्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग। जिनके कोई बेटा ना हो, किसी से उन्होंने एडॉप्टेड सन ले लिया होगा, तो उनका भी राज्य ले लिया जाए। सर फिर
रानी जैसे- लक्ष्मीबाई जैसे इसलिए इसमें रानी लिखा है ना हर नवाब से जो वो 5 लाख रुपए एवरी मंथ उन्हें पेमेंट करते थे। तो सर पहले जैसे वो लोग को जैसे स्पाइसेस खरीदने, कॉटन खरीदने, तो वो लोग तो ब्रिटिश से लाते थे वो क्या गोल्ड, उससे खरीदते थे। हाँ। तो अब ये 5 लाख हो गए तो उसी से खरीद उसी से खरीदेंगे। अब इनको गोल्ड लाने की भी जरूरत नहीं। इन्होंने इतना पैसा यहाँ कमाना शुरू कर दिया बंगाल से कि इसी पैसे से वो यहीं से सामान भी भेज देते थे। और यहाँ के किसानों को उन्होंने, आपको मालूम है, इंडिगो प्लांटेशन कर करके इतना ज़्यादा ज़मीन में, क्योंकि वहाँ कपड़ा बनेगा तो उसको रंगा भी जाएगा। नील क्यों चाहिए? आजकल तो कलर आ गए, लेकिन उस समय कलर नहीं था। कपड़े को रंगने के लिए इंडिगो चाहिए था, नील। तो इंडिगो भी इनको उगाना था, जबकि इंडिगो से कितनी हेल्थ खराब होती थी लोगों की, कई कई दिन पानी में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन इनकी जो मर्जी कराया और 2 रुपये का कॉटन यहाँ से भेजा, वहाँ से 200 की शर्ट यहाँ ला के बेची। तो ये सब क्या, उससे रेवेन्यू एक्स्ट्रा कमाया। अब वहाँ से गोल्ड भी नहीं लाना है, यहाँ से स्पाइसेस जहाँ मर्जी उगाओ भेज दो, खरीदना नहीं पड़ता है इनको, जिस जहाँ से सर उगाओ। तो जो इंडिया के नवाब्स हैं उनको ब्रिटिश के जो भी नवाब्स हैं उनसे कम मिलता था सैलरी। उनको देना पड़ता था। अगर वो किसी नहीं दे पाए 1 महीने, अवध के नवाब के साथ तो यही हुआ। अवध के नवाब को इन्होंने जब बनाया तो बोला तुम्हारा आधा राज्य मेरा, और जो आधा बचा है उसमें तुम 5 लाख दोगे। अगला पेज वही है। तो अब लोग बोले ये कैसा हमारा राजा बना? हर जगह उनने पैसे बोले प्रिंसिपल ऑफ सर पैरामाउंसी लगा दी। बोले जिसको हम नवाब बनाएंगे उसका आधा राज्य तो ले ही लेंगे, और जो आधा बचा है उसमें हमारे लोग बैठेंगे, और साथ में तुमको 5 लाख भेजा। नहीं दे पाए तो उसी महीने तुम्हारी नवाबी गई। इससे बढ़िया वो बेकार का है। अगला देखो, यही सब यहाँ बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर अब लास्ट लाइन पढ़ो कि दे वर द सब्सिडियरी अलायंस। ये भी तुम्हारे कुछ बुक में, तो इस पर हम लोग कुछ They were the protected by the company. इस पर कुछ लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी क्या था और सब्सिडियरी अलायंस क्या था। देखो अलायंस का क्या मतलब होता है कि जो नवाब है उसको गठबंधन करना पड़ता था कंपनी के साथ, और वो उसके अंडर में रहेगा। ठीक है। और अगले पेज की पहली लाइन पढ़ो, दे हैव टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट टू कंपनी। अगले सब्सिडी का उन्हें रखनी पड़ती थी और कुछ पे भी करना पड़ता है, ऐसा लगा। सब्सिडरी मतलब वो जो सेना है वो अवध के नवाब के लिए नहीं है। वो सुबह आएगी, योर हाईनेस कंपनी, इंग्लिश में बुलवाया जाता था, बेचारे बोल नहीं पाते थे। रख के जाते थे। हाईनेस कंपनी ऐसे बुलवाया जाता था। महारानी एलिजाबेथ का जय, ऐसे वो बोलते थे। तो जो तुम फोर्स रख रहे हो उसको दिखाया जाएगा कि ब्रिटेन की जय हो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये सिखाया जाता था। मतलब ये सिखाया जाता था कि ब्रिटेन, द वेलफेयर ऑफ ब्रिटेन इज प्राइम, ये सिखाया जाता। बात समझ आ गई कि नहीं? कि हम यहाँ के तुमको पैसा भारत नहीं दे रहा है, दिखाया जा रहा है तुम्हारा ये जो नौकरी का पैसा है ब्रिटेन से आ रहा है। जब तुमको ये मिल जाएगा कि ब्रिटेन से आ रहा है तो क्या तुम ब्रिटेन की स्वामी भक्ति करोगे कि यहाँ की? अगर तुम्हारे खाने का बर्गर इटली से आएगा तो तुम्हें इटली अच्छा लगेगा कि भारत? अब देखिए, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया? दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन। प्रोसेस ऑफ दैट इज एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का क्या मतलब है? हड़पना, सत्ता को हड़पना। अब जरा देखिए, नाउ अच्छा ये बताओ, मंगल बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तुम तो थे उस समय। सर इसमें लिखा है आफ्टर द बैटल ऑफ मीर बक्सर। जफर, हाँ? मीर जफर और ब्रिटिशर। मीर कासिम and his son was defeated in the battle of Buxar. So battle of Buxar was fought between Mir Jafar and company. बक्सर में सर पलासी में तलाशी में तो वो हार गया, फिर मीर जाफर बना। समझ में आया? फिर मीर जाफर ने क्या किया? कंपनी की बात मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अब कंपनी क्या करती बताओ? तो सर मतलब सर वहीं पे क्यों? बैटल ऑफ बक्सर। ये और देखने की बात है, इसको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सर सत्ता क्या होता है? हैं? सत्ता सत्ता दैट इज
रेन हो सकती है, REIGN, किंगडम, हाँ ओके टेरिटरी। एम्पायर So that is battle of Buxar was fought between मीर कासिम ने 5 लाख रुपए महीने देने से मना कर दिया। तो वो क्या लिखा है? बिटवीन से पहले, हाँ? बिटवीन से पहले क्या लिखा है? Fought. It was fought between Mir Qasim and ब्रिटिशर्स कंपनी के बीच में लड़ा गया। कंपनी वन, और इसके बाद द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन स्टार्टेड। जब कंपनी तो जीत कंपनी गई का मतलब वो ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वन एंड द प्रोसेस। अब कंपनी जान गई कि मैं अपने दम पे भी किसी को हरा सकती हूँ, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया। एंड द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, ये इसको क्या कहते हैं बताओ? एक्स, कुल्हाड़ी। और जब इससे किसी की तुम टेरिटरी को काट दो तो एनेक्स, वी हैव एनेक्स्ड योर टेरिटरी, काट दिया। प्रोसेस ऑफ एनेक्स, ये एक्स है, और काट दिया इससे किसी टेरिटरी को तो एनेक्स। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन स्टार्टेड, काटना शुरू हो मतलब तुम्हारी टेरिटरी का आधा हिस्सा मेरा। अब जरा देखिए, द कंपनी नाउ, इस कंपनी ने क्या लागू कर दिया है? स्टार्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, कि हम प्राइम है और तुम हमारे सब्सिडियरी हो। एक होता नहीं, हम सुपीरियर तुम जूनियर, तुम हमारे अंडर में सबऑर्डिनेट, यू आर अवर सब, तुम हमारी सहयोगी शक्तियां हो, हम मुख्य हैं, है ना। तो सब्सिडियरी का मतलब है गॉड, सब्सिडियरी का मतलब एक प्रमुख होता है प्राइम, और सब्सिडियरी का मतलब है नॉन प्राइम। सो द कंपनी स्टार्टेड सब्सिडियरी अलायंस, दैट इज अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि तुमने हमारे साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन तुम द्वितीय को, यू आर सेकेंडरी, सेकेंडरी जानते हो क्या होता है? यस सर, प्राइमरी के बाद तो यू आर सेकेंडरी, वी आर प्राइमरी, हम प्रमुख है, तुम सेकेंडरी हो। इसमें क्या होता था बताओ? सर सेकेंडरी मतलब सर बड़ा हुआ है। नहीं अरे, नहीं, पहले secondary second class, वैसे second स्कूल के हिसाब से नहीं, प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर में सेकेंडरी, प्राइमरी फोर्सेस सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब उनके द्वितीय या गौड़, हाँ द्वितीय, उसके अंडर में। फर्स्ट प्लेस सेकंड Now, प्लेस। देखिए, इंडियन रूलर्स वर नॉट इस अंडर दिस, इसके 5 पॉइंट हैं। अंडर दिस सब्सिडियरी अलायंस द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। पहला इसका क्या था बताओ? इन दिस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड। सर मतलब इंडियन रूलर मतलब वो नहीं बना करते थे फोर्स। अब उनकी अपनी सेना नहीं होगी, जो ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉयड है कहेंगे ये हमने रोस्टर भेजा है, ये लोग तुम्हारे पास 1 महीने रहेंगे, अगले महीने दूसरे आ जाएंगे, तुम उनको मिला भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनका वेतन कोई और दे रहा है। सर रोस्टर, रोस्टर का मतलब है कि एक जैसे लिस्ट बना दी कि ये 1000 सैनिक तुम्हारे यहाँ 3 महीने रुकेंगे, इनको खिला दो, एक लिस्ट है। फिर दूसरी सर भेजो। लिस्ट, हाँ एक करेंगे सबको मिलके रोस्ट वर नॉट अलाउड टू हैव सर इंडिपेंडेंट फोर्सेस, बाद में उन्होंने खुद ही यही कर दिया। ठीक है। या रोल कॉल, जैसे तुम्हारे स्कूल में कहते हैं मेरे मंगल पांडे, इन बच्चों की नफरी लो लिख के दो, तो नफरी देते हो कि नहीं? नौकरी है। मतलब कौन प्रेजेंट, कौन ये अच्छा हाँ। अटेंडेंस। अटेंडेंस। स्कूल में टीचर पूछती है मंगल पांडे नफरी ले ली, तो तुम कहते हो नो मैम तफरी ले ली, मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। सही लिखता है। अब आगे देखो, समझ में आने की बात की नहीं? तो दैट इज इंडियन सोल्जर रूलर्स को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। फिर क्या होता था? दैट इज सर तो उनकी सेना ब्रिटिशर्स लेते थे। उनके पास सेना होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स खुद नहीं रखते थे, सबको बांट देते थे, 1000 अवध के नवाब रखेंगे ये, और सब वो कंपनी की सेना, खुद की उनकी सेना नहीं थी, उनको पेमेंट भी ब्रिटिशर से देते। दूसरी चीज, दे हैव टू फिक्स, दे हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू कंपनी एवरी मंथ। हाँ 5 लाख। उस जैसी जिसकी टेरिटरी वैसा पैसा, दे हैव, ऐसा जरूरी नहीं था, बड़ी टेरिटरी तो ज्यादा पैसा, दे हैव टू पे
ए फिक्स्ड अमाउंट टू ब्रिटिशर्स। टू कंपनी, लिखो अभी ब्रिटिशर्स नहीं है, इस कंपनी का काम चल रहा है। जब 1857 को मंगल पांडे उनके खिलाफ आंदोलन करेगा तो ये वहाँ के एलिजाबेथ कहेंगे तो कंपनी चला ही नहीं पा रही, हटाओ इसको, अब हम वायसराय रखेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा दीजिए। भाई क्यों मारी वो अलग है ना, अलग, ठीक है ना। अब देखो आगे का देखो, देखो अगली लाइन पढ़ो, द नवाब ऑफ अबर वाज फोर्स्ड टू गिव हाफ ऑफ टेरिटरी, आधी जमीन ले ली उनकी और आधी बचाई, अब बोला कि नहीं देते हो तो फिर कंपनी तुमसे लड़ेगी, नहीं तो आधी जमीन दे दो, और तुम नवाब जूता पहन नहीं पाते हो, क्या लड़ोगे? दे रहे हो, बोले हाँ ले लो, अच्छा जो आधी बची उसमें भी 5 लाख रुपए महीने देना, ठीक है दे देंगे, ऐसे होते थे। हैदराबाद आल्सो मेट विथ सिमिलर फेट, उसका भी यही हादसा हुआ। आगे देखो, टीपू सुल्तान से ये लोग लड़ने चले गए, लेकिन टीपू सुल्तान बढ़िया था। टीपू सुल्तान ऐसा टाइगर था कि मान लो वो टीपू सुल्तान गया था एक बार शिकार करने और टाइगर उसको मिल गया था, उसने मुंह ही चीर के रख दिया टाइगर, तो इसलिए उसी को टाइगर, वो अगले पेज में बना चित्र, टॉय टाइगर ऐसा चित्र बनाया जाता था। अब जरा देखो, नाउ ये मैसूर यहाँ है, देख लीजिए ये तमिलनाडु इधर कहीं है मैसूर, तो ये मैसूर है, मतलब ये कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक का एरिया। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। अब देखो नाउ, अब यहाँ पर क्या चीज दिखाई गई है अगले चित्र में, बताओ? टीपू सुल्तान के बेटों को पकड़ के कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान ऑन हॉस्टेज, जिसने टीपू सुल्तान के बेटों को ही कैद जब किया, टिप्पू सुल्तान मर गया था उसमें उनके बेटे उनके बेटों को ले गया। द कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान सेवरल बैटल्स, कंपनी को उन्होंने बहुत बार हराया, कंपनी जीत नहीं पाई थी 4 बार। हाँ ठीक है। द फोर्सेस ऑफ मराठास, अब बट इन 1992 भारतीयों ने ही यहाँ पर विश्वासघात कर दिया, मराठा कंपनी के साथ मिल गई टीपू सुल्तान को, जरूरत नहीं थी ना बाहरी सेना के साथ, लेकिन इससे क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गया। और कौन कौन मिल गया बोलो? मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी टुगेदर डिफीटेड टीपू सुल्तान। मराठा को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस समय मराठा कुछ कमजोर थे, तो शिंदे होलकर उस समय के लोग थे, उन्होंने ऐसा किया। मराठास निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम का मतलब एक है नवाब, तो नवाब अलग हो गया, निजाम भी उसी के राजा ही हो गया, ठीक है। साउथ में निजाम बोला जा रहा है और नॉर्थ में क्या बोला जा रहा है, नवाब, तो एक ही बात है, ठीक है। तो कौन कौन मिले बताइए? सर तभी 5 बार हुआ तो एक ही बार आ गया। मराठास निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी टुगेदर डिफीटेड टीपू सुल्तान। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि 4 wars were fought, 4 युद्ध लड़े गए, 4 wars were fought लिखे गए, कौन कौन से? चारों में टीपू सुल्तान ने हरा दिया, लेकिन टीपू सुल्तान was killed in श्रीरंगपट्टनम, डिफेंडिंग, ठीक है, अंडर द डायनेस्टी ऑफ दिस इज वुडियार प्लेस्ड अंडर द, ये चीज हो गई। So Tipu Sultan was killed in Srirangapatnam. देख लो, टीपू सुल्तान जो था उसको यहाँ के नीदरलैंड के डच वालों ने ट्रेन किया था, इनके पास भी तो यूरोपियन थे। देख लो, कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो नहीं आने दिया,
डच को नीदरलैंड को या पोर्तुगीज को, लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा तुम हमारे यहाँ आओ क्योंकि तुम भी तोप बना चुके हो और अगर अंग्रेज बना तुम हमको तोप दो। सर पोर्तुगीज जो थे वो पोर्तुगीज में से आप ही पुर्तगाल हाँ पोर्तुगल। रोनाल्डो हम्म? गए। वो तो आप ही गए थे सर रोम में, गोवा पे और ये देखो, बोल करके मार जाओगे एक सेकंड। अब देखो क्या तुम्हें इनकी लोकेशंस नहीं पता यूरोप में कि पुर्तगाल कहाँ पर हाँ है? सर पता है। पता है? फिर अब इसको बोलो मैप बनाने का और फिर करने का। अभी बता देंगे, अरे पहले हमने बता दिया फिर भी बता नहीं, देंगे। अर्जेंटीना वहाँ पर एक जगह- अगला देखो, यही यही अंत नहीं हुआ। अब कंपनी ने जिस मराठा की मदद से टीपू सुल्तान तोड़ा है उस मराठा के खिलाफ बिगड़। देख लो, वार विद मराठा। तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए कि द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्व मराठा पावर, मराठा को भी अपने अंडर में लेना चाहती थी। तो उसने क्या किया बताइए, उस समय सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 लोगों का मराठा में प्रभुत्व था। 4 लोग, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, 4 लोग राज्य कर रहे थे मराठा में। चारों बहुत शक्तिशाली थे। नाउ और देयर चीफ्स वर टुगेदर इन ए कन्फेडरेसी अंडर द पेशवा। ये लोग पेशवा ब्राह्मण होते थे। जब ब्राह्मण लोग तलवार उठा लेते थे तो बहुत शक्तिशाली होते थे। पेशवा राज, तुमको मालूम है बाजीराव पेशवा, उनकी तलवार इतनी लंबी थी कि वो लपलपाती थी तो 6 मीटर तक जाती थी। वो जब एक बार ऐसे हवा में लहरा देते तो 10-12 आदमी कट जाते। बाजीराव पेशवा की तलवार जब हवा में ऐसे चलती थी तो लगता था कि कई मीटर का पंखा घूम रहा हो सर काटने। छत्रपति भी तो अब ये देखो, तुम्हें पेशवा पता चल गया, ब्राह्मण। तो वहां पर बाजीराव पेशवा, जिस बाजीराव मस्तानी जो पिक्चर आई वो उन्हीं के नाम पे आई। ठीक है, उसी बाजीराव पेशवा की तो है, उसकी वीरता दिखाई गई है। अब यहाँ देखिए, मराठा वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार। मराठा को उन्होंने धीरे धीरे हराया, मराठा की मदद से उसको हराया और मराठा को गिरा, महाराष्ट्रियन को, है ना। तब मराठा वर सबड्यूड, तो इन्होंने सालबाई के युद्ध में हराया। और सेकंड एंग्लो मराठा वार, तो इन्होंने इंग्लिश और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम है एंग्लो मराठा वार। ये लड़ा गया और इन्होंने अल्टीमेटली 1819 तक पूरी मराठा शक्ति को क्रश कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद क्या हुआ। ब्रिटिशर्स डिफीटेड मराठा, देख लो, इन सालबाई बैटल। कौन सी बैटल पे हराया? सालबाई। ठीक है, एंड मराठा इन एंग्लो मराठा वार। एंग्लो का क्या मतलब है? इंग्लिश। मराठा वार एंड देयर वाज ए ट्रीटी ऑफ सालबाई। और सालबाई में इन दोनों के बीच एक संधि हुई। संधि मतलब संधि, ठीक है। अच्छा, मराठे को सामने बैठा दिया, अच्छा तुम क्या करो, अपना मेन सब हमें हीरे जवाहरात दे दो, अपनी सेना दे दो और तुम हमारे अंडर में हो जाओ। एग्रीड? यस एग्रीड। डील कर भी दो। डील और नो डील। एंड देयर वाज ए ट्रीटी ऑफ सालबाई। उनके बीच कौन सी संधि हुई? सालबाई बिटवीन द सर ट्रीटी का मतलब संधि बिटवीन देम। सर ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी का मतलब है जब दो लोग एग्री हो जाएं, एक साइन कर दें कि ठीक है अब हम लड़ेंगे नहीं, तुम इतना हमें हर महीने दोगे, हम तुम्हें इतना देंगे। दैट इज ट्रीटी। इसके बाद क्या हुआ बताइए कि नाउ तो 3 एंग्लो महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस वर द फेमस मराठा सोल्जर्स जिन्होंने ये वार लड़ा, लेकिन ये हार गए। थर्ड एंग्लो मराठा वार में मराठा हारे, 2 एंग्लो में जीते, तीसरे में 3 एंग्लो मराठा वार। द फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा वार वाज वन बाय मराठा एंड थर्ड वन, जैसे 4 टीपू सुल्तान ने लड़े, 4 जीता, 5वें हारा। ऐसे मराठा और अंग्रेजों ने 3 लड़े, 2 जीते और 1 लास्ट। सही। अब देखो द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब है मैं सुपीरियर हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। पैरामाउंट, जैसे तुम कह दो अनिकेत सबसे कि आई एम पैरामाउंट,
तुम लोग मेरे आगे से जब पानी पीने जाओगे, जय आलमगीर सर, फिर पानी पियोगे, फिर आओगे जय आलमगीर। दैट इज द प्रिंस, मतलब पूरे जहान के खुदा आलमगीर, जहांगीर, आलमगीर। नहीं समझ में आ गया ना? दैट इज पैरामाउंसी। सर प्रिंसिपल बधाई दिया है पैरामाउंट। अरे बस खुश हो जा मिठाई बस। चलो क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, अब कंपनी ने क्लेम कर दिया भाई तुमको सब्सिडी रिलायंस बोला था, अब ये तुम जान लो हम ही सुपीरियर है। दैट इज आई एम सुपीरियर। कंपनी क्लेम्स। सर वो मराठा इनके बाद क्या लिखा? एंग्लो मराठा एंग्लो मराठा वार, इंग्लिश 3 युद्ध हुए और वो जीत गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बताओ कि लॉर्ड हेस्टिंग ने नई पॉलिसी निकाल दी। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, स्टार्टेड ए न्यू पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी पॉलिसी, दैट कंपनी इज पैरामाउंट। कंपनी इज पैरामाउंट, सबसे सुपीरियर है। सर पैरामाउंट तो सर नवाब नहीं, पैरामाउंट का मतलब है अगर दो अलग अलग चीजों में चयन करने की बात आएगी तो उस चीज का चयन किया जाएगा जिसमें कंपनी का हित होगा। इसको क्या कहते हैं? पैरामाउंट। अगर भारत का नुकसान भी हो रहा हो, कंपनी का जरा सा भी फायदा हो तो कंपनी का हित है। मतलब कंपनी का उस फायदा नहीं आया समझ। मतलब मान लो जैसे ये है कि कंपनी को अगर 100 किसान मर रहे हो और कंपनी को $100 का अगर नील की खेती से फायदा हो रहा हो तो कहेंगे अच्छा ठीक है इन्हें मरने दो, लेकिन $100 का फायदा तो हो रहा है। बस जिस फायदा हो। अगर हाँ, तो इसमें पैरामाउंसी कैसे है जो सुपीरियर? सुपीरियर का मतलब है कि सभी नवाब इसी चीज पे काम करेंगे कि कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाए। कि समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से, ऐसा नहीं अभी बाल भी मारे जाए अभी पैरामाउंसी कर देगा। तो अगली लाइन पढ़ो, रानी चन्नम्मा टुक द आर्म्स और एंटी ब्रिटिश रेजिडेंस दैट इज रेजिस्टेंस मूवमेंट। अलग अलग, जैसे किट्टूर, कर्नाटका के किट्टूर से कौन आया? रानी चन्नम्मा आई, ठीक है। और झांसी से कौन आया? दैट इज लक्ष्मी। और तात्या टोपे बिठूर से आया। सो अलग अलग लोगों ने इनके खिलाफ लड़ाई की। ओके ना। अब इसके बाद हम लोग कल 11 बजे पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में थोड़ा, फिर इसके क्वेश्चन बाकी खुद अब क्वेश्चन आंसर बाकी करते रहते हैं। मैथ्स कल कर लेंगे उसी के साथ, ये कर लेंगे, इनके साथ हिस्ट्री कर लेना, फिर इनको भेज के। अरे अपने को नहीं लेके आ रहे। अकेले में 3 लोग हो ना। हाँ लोग 11 बजे के बाद में बैठना है। एडमिशन को मैंने भी दवा दी थी। 11 से 1 डेढ़ सर 2 कर 2 कर, जब तक नहीं होगा सर तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक के जितने क्वेश्चन हैं सब तैयार कर सर वो कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा बता देंगे। सर